कि जब हम जाति की बात करते हैं तो हम तुरंत ही बोलते हैं SC ST OBC। सवर्णों की जाति नहीं है क्या? उनकी जाति तो सबसे ज्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना, क्योंकि उन्होंने मतलब संसाधन उनके पास ज्यादा है। मतलब 15% लोग, करीब करीब भारत का 85% संसाधन उनके पास है। हम न्यूज खोलते हैं और अगर हमको दिखता है 3 पैनल, उसका नाम होता है मिश्रा झा पांडे, तो क्या वो एक जाति समीकरण नहीं है? लेकिन आप उन लोगों से कभी तुलना कर सकते हैं जो सब्जी बेचकर मास्टर्स की पढ़ाई करते हैं, उन लोगों से तुलना कर सकते हैं कि जो दूसरों के घरों में काम करके तो मास्टर्स पढ़ाई करते हैं। छोटे से 9 साल के बच्चे को पानी पीने पर मार दिया जाता है, इतना मारा जाता है कि वो मर जाता है। किस लिए? प्यास बुझाने के लिए, पानी पीने के लिए। और इसमें कहीं से पूरा एक जातिवादी घटना है, क्योंकि ये मतलब एक दलित बच्चे को के पानी के पीने के लिए उसे मार दिया जाता है। क्या आज तक सिर्फ पानी पीने की लड़ाई है? सवर्ण शिक्षक को बचा रहे हैं, क्या वो जात पात की राजनीति नहीं है? कि आप जब सड़क पे सवर्णों का ऑर्गेनाइजेशन निकल रहा है, वो जात पात के लिए नहीं कर रहा, वो तो जाति के लिए तो कर रहा है, अपने जाति के इंसान को बचाने के लिए कर रहा है। और ये कहना कि आप जातिवाद फैला रहे हैं इसलिए क्योंकि आप बोल रहे हैं कि ये जातिवादी मामला है। जय भीम द एक्टिविस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, राजस्थान को लेकर के, राजस्थान में जो इंद्र कुमार मेघवाल के साथ हुआ उसको लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ और पूरे देश में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। और अभी हम झारखंड की राजधानी रांची में हैं और हमारे साथ में एक सोशल एक्टिविस्ट हैं पल्लवी प्रतिभा। इनसे हम बात करेंगे उन मसलों पर कि इस तरह की घटनाओं क्या हो रहा है। पल्लवी जी, जो राजस्थान में हुआ, इंद्र कुमार मेघवाल को घड़े से पानी पीने के जुर्म में उसकी हत्या कर दी जाती है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको सबसे पहले तो हमको तुरंत महाड़ सत्याग्रह याद आ जाता है कि इतने समय बीत जाने के बाद भी दलितों को पहले पानी का अधिकार नहीं था। तालाब में जब अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह का कॉल किया तो तालाब में जब दलित गए तो उसके बाद उस तालाब को साफ करने की प्रक्रिया की सवर्णों ने, उन्होंने, और बहुत मतलब उस टाइम काफ़ी परेशान किया। वो कहीं पे ये रूमर हुआ कि वो दलित मंदिर में जा रहे हैं, तो इस बार वीरेश्वर मंदिर में जा रहे हैं। तो कभी भी पहले भी बोले रिजर्वेशन के बाद से भी पानी का अधिकार तो हर किसी का होना चाहिए ना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये नियम के तौर पे आया कि हाँ, दलितों को भी पानी का तालाब का छूने का अधिकार है। लेकिन जब महाड़ सत्याग्रह हुआ तो उससे लेकर आज तक भी, क्या आज तक सिर्फ पानी पीने की लड़ाई है इतने सालों में बीत जाने के बाद? और ये कैसा मतलब ढांचा है, कैसा स्ट्रक्चर है जो एक छोटे से 9 साल के बच्चे को पानी पीने पर मार दिया जाता है, इतना मारा जाता है कि वो मर जाता है। किस लिए? प्यास बुझाने के लिए, पानी पीने के लिए। और इसमें कहीं से पूरा एक जातिवादी घटना है, क्योंकि ये मतलब एक दलित बच्चे को के पानी के पीने के लिए उसे मार दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये मानसिकता कहीं से भी गई है। आप इजीली देख सकते हैं कि घरों में काम करने वाले लोगों के लिए बर्तन अलग होता है, पानी अलग होता है, ऑफिसों में काम करने के लिए एंट्री अलग होता है। तो कहाँ हम पहुँचे हैं इतने सालों बाद भी। और ये बहुत ही दुखद और डिस्टर्बिंग इंसिडेंट है कि एक 9 साल के बच्चे को इस चीज़ के लिए जान गंवाना पड़ा। और उसी तरीके से हर रोज कहीं मूछ रखने पे उसकी हत्या हो जाती है, कहीं घोड़ी चढ़ने पे हत्या हो जाती है। इस तरह की समाज में अभी भी कुरीतियां हैं। हमारे देश को 75 वर्ष हो गए आज़ादी को। इन सब चीज़ से समाज को कैसे निपटना चाहिए, खास करके बहुजन समाज को कैसे निपटना चाहिए? हाँ, जो आप बात बोले कि वही गूगल कभी भी आप करिए, आपको दलित हिंसा में अनेक प्रकार के कारणों पे मिल जाएगा कि चश्मा पहने, मूछ पहने। अंततः मतलब अगर ये संघर्ष है तो ये संघर्ष यही है कि सारे बहुजन लोगों को, सारे ओप्रेस्ड यूनिटी को, सारे मूल निवासियों को साथ आकर संघर्ष करना है। ये एक मतलब जाति के मामले को, जाति की प्रथा शायद उस तरीके से नहीं है जैसे शुरुआती दौर में थी, लेकिन मॉडर्निटी के साथ जाति खत्म नहीं हुई है, वो नए तरीके से जातिवाद है अब। एक तबका ये भी तर्क दे रहा है कि जातिवाद अब है कहाँ, जातिवाद तो खत्म हो गया, सबको मंदिर में जाने का अधिकार है, सबको पूजा पाठ करने का अधिकार है। और दूसरी तरफ राजस्थान में जो है सवर्ण समाज के लोग जो है सड़क पर उतरे हैं। इंद्र कुमार मेघवाल का जो मामला है उसको झूठा बता रहे हैं कि कहीं कोई मटकी था ही नहीं। और ये तो मनीषा वाल्मीकि के मामले में भी हुआ कि लोग सड़क पर आए और जिनका कहना है कि जातिवाद नहीं है। हम एक स्पष्ट ये सवाल पूछते हैं कि आप पत्रकारों से लेके, जजों से लेके, लेखकों से लेके हर चीज़ में आप किनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा पाते हैं, किन लोगों को ज़्यादा पाते हैं? हम न्यूज़ खोलते हैं और अगर हमको दिखता है 3 पैनल, उसका नाम होता है मिश्रा झा पांडे, तो क्या वो एक जाति समीकरण नहीं है? क्या ये कि न्यूट्रल स्पेस है जहाँ पे कि हम लोग कास्ट नहीं समझते? बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में कौन लोग अधिकतर है, अकेडमी में प्रोफेसर्स कौन अधिकतर है? और ये जातिवादी नहीं है। मतलब ये किसी तरीके का जातिवादी समीकरण नहीं है कि जहाँ आप एक दूसरे को संरक्षण दे रहे हैं, रक्षा दे रहे हैं। और
और इस चीज़ से आपने कितने लोगों को निकाल रखा है, चाहे वो नौकरी के सिलसिले में हो, चाहे वो डिग्निटी के सिलसिले में हो, क्या जीने के अधिकार के सिलसिले में हो आपके। और यह इस एक्सटेंट तक भी है कि आपके सामने भी अगर कोई दलित इंसान है या पिछड़े समुदाय से लोग हैं तो आपके मन में उनके लिए कोई सहानुभूति, कोई दया भी नहीं है। कि पैनलिस्ट में 3 गो है, मिश्रा, झा और पांडे। आपने कहा आप पर आरोप लग सकता है कि आप जातिवादी कर रहे हैं। एक ये तर्क दिया जा सकता है कि दलित और पिछड़े समाज में प्रतिभा है ही नहीं, तो कैसे पैनल में बैठे? मतलब हमको ये बात हम आजकल करते रहते हैं और ये बहुत ज़रूरी बात आप उठाए कि मेरिट शब्द भी जो है ना, कि मेरे ये कहना कि मेरिट है सवर्णों के पास जो कि प्रिविलेज्ड हैं, मतलब काफ़ी प्रिविलेज्ड हैं कि उनके पास हमेशा से संसाधन होगा पढ़ने का, रहने का। शायद अब उनके ग्रैंडफादर मतलब एंसेस्ट्रल तरीके से लोग होंगे जो ऊंचे पदों पर होंगे, लेकिन आप उन लोगों से कभी तुलना कर सकते हैं जो सब्जी बेचकर मास्टर्स की पढ़ाई करते हैं, उन लोगों से तुलना कर सकते हैं कि जो दूसरों के घरों में काम करके मास्टर्स पढ़ाई करते हैं। आप एक विश्वविद्यालय में एक डिमांड कर सकते हैं कि 10,000 पेपर का हमको रिसर्च कीजिए, लेकिन शायद ये वो लोग हैं जिनको कभी वो उतनी किताबें मिली ही नहीं। तो मुझको तो लगता है मेरिट शब्द तक डिफाइन नहीं करता है क्या है मेरिट। अगर आपके जन्म लेने से ही सीढ़ियाँ बनी हुई हो तो आपको तो वहाँ पहुँचना ही था, क्योंकि आपके लिए सीढ़ियाँ थी। और सीढ़ियाँ भी ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल रही है आपके लिए क्लाइंब करने में, वो एक नॉर्मल चीज़ है कि आपके लिए हर जगह रास्ते बने हुए थे। लेकिन बिना किसी सीढ़ी के जो लोग पहुँचते हैं, क्या मेरिट शब्द उसको कभी पकड़ भी सकता है? नया शब्द आप ढूंढिए, पर मेरिट इस चीज़ को नहीं पकड़ सकता है। तो कैसे इन सब चीज़ से निपटा जाए? अच्छा ये बताइए, अभी जो राजस्थान में हुआ, अभी तक एक भी हिंदू संगठन इसके समर्थन में नहीं आया इंद्र कुमार मेघवाल के, कि कोई सब ये कह रहा है कि वो शिक्षक निर्दोष है, ये सिर्फ फंसाया जा रहा है, जातिवादी सिर्फ जात पात के नाम पे राजनीति कर रहे हैं सब लोग। इस पर आपकी क्या? हम तो इसको ऐसे ही देखते हैं। आप कह रहे हैं जात पात की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आप सवर्ण शिक्षक को बचा रहे हैं। क्या वो जात पात की राजनीति नहीं है? कि आप जब सड़क पे सवर्णों का ऑर्गेनाइजेशन निकल रहा है, वो जात पात के लिए नहीं कर रहा है, वो तो जाति के लिए तो कर रहा है, अपने जाति के इंसान को बचाने के लिए कर रहा है। और ये कहना कि आप जातिवाद फैला रहे हैं इसलिए क्योंकि आप बोल रहे हैं कि ये जातिवादी मामला है, लेकिन ये तो पूरा जातिवादी मामला। अब अगर आप इसको भी बोल रहे हैं कि निर्दोष हैं, ये है वो, निर्दोष तो कतई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ये भी बोल रहे हो तो क्या आपका साथ में उठना बैठना, आपका किन लोगों को अपने आसपास देना या मतलब किन को रेस्पेक्ट भी देना, वो तो नहीं बदल रहा। तो ये जातिवादी नहीं है क्या कि हम जब सवर्ण मीटिंग बुला रहे हैं, जब हम तुरंत उनके पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं, तो ये मतलब इसमें जात नहीं है, इसमें तो। और एक और पॉइंट ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम जाति की बात करते हैं तो हम तुरंत ही बोलते हैं SC ST OBC। सवर्णों की जाति नहीं है क्या? उनकी जाति तो सबसे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना, क्योंकि उन्होंने मतलब संसाधन उनके पास ज़्यादा है। मतलब 15% लोग करीब भारत का अगर 85% संसाधन उनके पास है तो ये तो दिक्कत की बात है ना। मतलब और ये तो फिर वो ऑफ कोर्स आगे दिखेंगे, नहीं दिखेंगे यहाँ। हाँ। अच्छा, उन सांसद विधायकों के लिए क्या कहेंगे जो दलित सांसद विधायक दलितों के नाम पे चुन के जाते हैं, आरक्षित सीट पे चुन के जाते हैं, और अभी तक इन मामलों पे मात्र एक विधायक जो है वहाँ से राजस्थान से इस्तीफा दिए हैं, बाकी सब चुप्पी साधे हुए हैं? इसको लेकर मेरा बस ये सोचना है कि इनकी जवाबदेही है, पूरी जवाबदेही है। और इसके बारे में कांशीराम भी चमचा युग में बात करते हैं। इनकी पूरी जवाबदेही है कि अगर ये सिस्टम के हो जाते हैं और अपने कम्युनिटी के लिए नहीं काम करते हैं तो ये सही नहीं है। ठीक है, उनको काम करना चाहिए और बिल्कुल, और उनकी जवाबदेही पूरे समुदाय को, अगर वो कहीं भी पहुंच रहे हैं तो एक जवाबदेही पूरे समुदाय की है ना। लेकिन दूसरा पक्ष हम ये भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमको प्रतिनिधित्व चाहिए, और हम प्रतिनिधित्व का बात जिसका आइडियल पर्पस है कि वो इंसान कम्युनिटी के बातों को समझेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ना समझे, या एक बार वो वहाँ पहुँचे हैं तो अपने पोजीशन को बना कर रखना चाहेंगे। और हम वो भी सोचते हैं, मतलब एक तरह तो जवाबदेही है ना, और एक तरफ की बात है कि ये वहाँ पर है, पावर में है, कुछ कर सकते हैं, तो नहीं क्यों कर रहे हैं, तो वो उनको उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन फिर भी हम इस चीज़, मतलब, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम जब 100 सालों से सिर्फ अपर कास्ट, मान लीजिए, वाइस चांसलर देख रहे हैं यूनिवर्सिटी के, तो हमको खुशी है कि सोना झरिया में या कोई वहाँ के वाइस चांसलर बने, क्योंकि वो भी एक इतिहास है। पल्लवी जी, मेरा एक आखिरी सवाल है कि कोई अगर सवर्ण लोगों के साथ इस तरह की घटना होती है मुआवजे को लेकर के, तो वहाँ 50 लाख सरकार देती है, और इंद्र कुमार मेघवाल को 5 लाख मुआवजा दी गई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? वो तो स्पष्ट, वो तो कहाँ, किसको नहीं पता, ये तो स्पष्ट है कि मतलब समाज संसार के नज़रिए में 2 जीवन की कीमत एक नहीं है। ये कितना भी हम लोग कह सकते हैं कि हम सब
बराबर हैं। संविधान कहता है कि प्रधानमंत्री की जितनी जान की कीमत है उतना ही एक जनता की। नहीं है ही नहीं। ये तो सबको मालूम है, नहीं है। कुछ मौतों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है और कुछ जिंदगियों की बहुत कीमत है। और ये कीमत किस तरीके से आंकलन हो रहा है, ये एक बार जाति उसी चीज से आ रहा है, जेंडर से आ रहा है कि नहीं है कुछ लोगों के जीवन की कीमत। और मतलब एक 5 लाख देंगे और इधर 50 लाख देंगे ही देंगे। हाँ, और ये तो 5 लाख भी देख के शायद ये सोचा जाएगा कि बहुत ज्यादा कर दिया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। तो ये थे हमारे साथ में पल्लवी प्रतिभा, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और जाति तोड़ो समाज जोड़ो के इस तरह के मुहिम को लेकर के चल रहे हैं, ताकि जो भी छोटी छोटी जातियां बटी हुई है बहुजन समाज, उसको जोड़ करके एक मूल निवासी संघ की तैयार की जाए और जो भी 85% जो लोग हैं और जो 15% वाले लोग हैं वो 85% संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं, उन सभी से मुक्ति दिलाना। बहरहाल, आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।